वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभ्यास अकेडमी स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे अपने क्लास 12 के टॉपिक के बारे में। जो चैप्टर हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। इसके अलावा वार्नर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। अब हम एक सेकेंड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और जिसमें हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनमें बनता है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इनकी ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन की जाती है। जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो आपको इनके कई सारे कैरेक्टर, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कई सारे कैरेक्टर आपको सीखने को मिलेंगे। आप किसी कंपाउंड को देख करके बता सकते हैं कि उसके कैरेक्टर क्या होंगे और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है और वो बेसिक बातें इस तरह से हैं कि सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। p के अलावा एक और p भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं CMA है वैकेंट ऑर्बिटल्स। अच्छा, इन ऑर्बिटल्स का फायदा क्या होगा? इन ऑर्बिटल्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में वो लोन पेयर लेके रखता है लिगेंड से, जिससे कि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लेने से पहले सेंट्रल मेटल एटम जो है वो इनका हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू मेक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वो बनाने के लिए ये उन्हें हाइब्रिडाइज कर लेता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है सिंपली क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जब किसी एलिमेंट को बॉन्ड बनाने होते हैं और उसके पास ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन ऑर्बिटल्स को मिक्स अप कर दिया जाता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें मिक्स करके सेम एनर्जी के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए जा सके, जिससे कि लिगेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो ऑर्बिटल्स में लोन पेयर रखने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हम जानते हैं कि जो हमारे लिगेंड होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड, उनके ऑर्बिटल्स में कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद करेंगे जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th क्लास में जब सीखते हैं हम, दैट इज हुंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हुंड प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। हुंड प्रिंसिपल क्या है कि जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता तब तक जो है आपके जोड़े पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं होगी। लेकिन ये हुंड प्रिंसिपल कभी कभी वायलेट भी होता है, मतलब ये है कि इसको कभी कभी इसके अगेंस्ट भी काम होता है। और वो किस तरह से होता है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो ज्योमेट्री होगी वो आप देख करके आसानी से बता सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ या फिर आपका 4 हुआ और या फिर आपका 6 हुआ। मैंने 2 बार 4 क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका sp3 हुआ तो जो ज्योमेट्री होगी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री लिख देता हूँ, तो वो ज्योमेट्री होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। वो कंपाउंड आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। अब इसके बाद
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, दूसरी सिचुएशन हो ये हो सकती है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 ऑर्बिटल जो है यहाँ पर अवेलेबल है दोनों पेयरों में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब क्या है कि 4 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रखे हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। तो अगर एक s का और 3 p के ऑर्बिटल हुए तो फिर ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और DsP2 ये भी 4 ऑर्बिटल है, एक d का, एक s का और 2 p के, तो तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है लोन पेयर रखने के लिए, तब ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन के दो केस हो सकते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3t2 होगा और या फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2sp3 होगा। ये दोनों केस क्या है, अभी जब मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री जो होगी वो आपके कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब ज्योमेट्री के बारे में आप आइसोमेरिज्म में भी पढ़ चुके हैं और आप 11th क्लास में भी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे सेंट्रल मेटल एटम है और बल्कि एम से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि आप आइसोमेरिज्म में तो ये चीज पढ़ चुके हैं। तो इसकी अगर इस तरह से आप ज्योमेट्री बनाओगे तो ये वाली ज्योमेट्री जो है आपकी स्क्वायर प्लेनर, और अगर सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर है और इस तरह से लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर ये आप इस तरह से करें, आपका मेटल एटम यहाँ पे हो और पहले आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे और फिर इसके अप और डाउन साइड में ये आपकी है, मैं यहाँ पर एल लिख देता हूँ, एल मतलब लिगेंड। अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं तो आपकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। लिगेंड अगर इस पैटर्न में जुड़े हुए हैं उससे तो वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम से तो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये पॉइंट्स आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में VBT में काम आने वाले हैं। अब इसमें ये sp3d2 और d2sp3 का क्या केस है ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप इन्हें नोट कीजिए। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3- और FeH2O6 3+। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। देखो इसके लिए आपको पूरा अपना पैटर्न तरीका याद रखना है कि इनमें आपको कहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि बोर्ड में आपसे मोस्टली तो क्या होता है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, लेकिन बाय चांस अगर कभी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो इसके फॉर्मेशन को आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो अब इसको देखेंगे, हमें यहाँ पर पता है सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास है Fe। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 26, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 14 2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। हमें पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो अब बाद में यहाँ पे हमें सिर्फ ये दो शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, जो कि ये थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा 3s2 3p6 एंड 3d, ये हो जाएगा आपका 6 एंड 4s2, ठीक है? तो हमारा लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p6 3d6 4s2। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बस, क्योंकि ये ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड है तो हमें केवल बाहर के ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में होता है कि जितनी शेल होती हैं उतनी ही सब शेल होती हैं। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कितनी शेल हैं, 1 2 3 4, 4 सब शेल हैं। चौथी सब शेल में फोर्थ शेल में कितनी सब शेल पॉसिबल है, फोर्थ शेल है तो 4 ही सब शेल पॉसिबल है, एंड दैट इज
P D एंड F। तो यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ 4P, ये पॉसिबल है, भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये 0 होगी, और 4D हमें बस यहीं तक की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहीं तक लिख लेते हैं। अब आपको सबसे पहला आइडिया ये लगाना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है और उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर होगी, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और वो क्या होगी, ये जिसकी कैलकुलेट करनी है उसकी x मान लेंगे, प्लस इसकी साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, और A6 इसके मॉलिक्यूल है लिगेंड के, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू जितना कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6 - 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा +3। तो इस तरह से तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको कैलकुलेट नहीं करनी, एक्चुअली पहले तो करनी होगी, लेकिन बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ ये आपको लॉजिकल कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये आपके लिए आसान होगा। खैर, तो यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये आपके पास 3+ वाला आयन है। क्लियर? अब ये अगर आपके पास 3+ वाला आयन है तो हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन असल में लिखना पड़ेगा Fe3+ का। पहले ये हमारे लिए, हमने Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए लिखा है कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो हमें एक्चुअली Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2 8 14 2 ये हमारा Fe का कॉन्फ़िगरेशन था एटम का, आयरन के एटम का। अगर ये Fe3+ है तो इसका मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो लूज होगा, 2 तो होंगे आपके सबसे बाहर के शेल से, यहां से, और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा आपका यहां से, तो ये बचेंगे 13 इलेक्ट्रॉन, और ये 13 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेंगे तो आप क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे लिखेंगे 3s2 3p6 एंड 3d5। हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इस तरह से होगा। सबसे जरूरी चीज यहां तक का ये बेसिक आपको क्लियर होना जरूरी है। अब इसमें 4s के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो वो 0 है, और 4p में पहले से ही इलेक्ट्रॉन थे नहीं, वो भी 0 है। क्लियर? दोबारा बता रहा हूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, इसलिए 3d5 हो गया, 3d6 से Fe3+ में, और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल के चले गए तो 4s 0 बचा, और ये 4p 0 है। अभी 4d की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। तो अब अगर हम ये यहाँ पर ये ऑर्बिटल बनाए, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमने बना दिए यहाँ पे 5d ऑर्बिटल। इस तरह से ये 5d ऑर्बिटल हो गए हमारे पास। 4s इसका ऑर्बिटल ये हो गया, और 4p इसके 3 ऑर्बिटल हम यहां ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अब हमारे पास ये है 3d, ये 3d, ये 4s और ये 4p। तो आप मुझे ये बताएं कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू हुड प्रिंसिपल। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बाकी के आपके वैकेंट हैं। तो जो अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात की थी कि सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये वो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो है +3 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, और इसकी हमारी जो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लोन पेयर ले रहा है उतने इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज 6। ठीक है?
तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर हमने कहा था कि जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है उनकी ज्योमेट्री जो है आपकी ओक्टाहेड्रल होगी, और उनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो sp3d2 होगा और या फिर D2sp3 होगा। ये दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। ये अभी क्लियर हो जाएगा इन दोनों का मतलब क्या है। अब एक, जैसे आप पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स के बारे में कि कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, वैसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता चलता है कि कौन लिगेंड कितना ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट थ्योरी में है, लेकिन यहाँ पर आपको बॉन्डिंग समझनी है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लिगेंड जो है आपके वीक होते हैं। यहाँ पर जो साइनाइड है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहने का मतलब क्या है, इसके पास पावर है कि ये इसके 3d ऑर्बिटल को, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था हुंड रूल फॉलो होता है, लेकिन कभी कभी वो उसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। वो कब होगा, जब आपका लिगेंड जो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है वो आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हुंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनमें जोड़े नहीं बन सकते, पेयरिंग नहीं हो सकती जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ना बढ़ जाए। लेकिन जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे यहाँ पे साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर धकेल देगा, या इसको एक काम करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम भेज देते हैं सबसे पहले ऑर्बिटल में यहां पर, ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा यहां पर। इसे जो डी ऑर्बिटल के इसके इलेक्ट्रॉन थे उन्हें पुश कर देगा, इनको पीछे धकेल देगा। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल है। आप इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से समझे कि अगर लिगेंड यहाँ पर इन खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए आ रहा है, तो वो खाली ऑर्बिटल चाहेगा जिसमें उसको इलेक्ट्रॉन रखने हैं। अब अगर इसको एक अपनी ऐसे डेली लाइफ से जोड़िए, अगर कोई दबंग आदमी है तो वो अगर अटैक करना चाहे, वो अगर कब्जा करना चाहे, कब्जा करने का मतलब लोन पेयर रखने के लिए ऑर्बिटल कब्जाना चाहे, तो स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड जब वो कब्जा करने वाला ज्यादा दबंग आदमी होता है तो क्या होगा, घर के अंदर तक घुस जाएगा। और अगर वो लिगेंड कमजोर हुआ, मतलब कब्जा करने वाला वीक हुआ, तो उस कंडीशन में वो घर के अंदर तक तो घुस नहीं पाएगा, लेकिन बाहर के जो खाली कमरे हैं, खाली ऑर्बिटल है, उनमें अपने लोन पेयर को आसानी से रख सकता है। अभी हम बात करें स्ट्रॉन्ग वाले केस की, तो ये क्या करेगा, ये बाहर के तो इसके ऑर्बिटल कब्जा ही लेगा, वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, अंदर के ऑर्बिटल को भी कब्जा करेगा लोन पेयर रखने के लिए। तो क्या होगा, ये लिगेंड जो है इसके इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, और पुश करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसा दिखेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर ये आयरन के इलेक्ट्रॉन है जो पेयर हो गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भी पेयरिंग हो गई है, और यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। हुंड प्रिंसिपल एक्सेप्शनल हो गया ना, ये हुंड प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गई ना बात। ये कब हुआ, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा आपका। खैर, अब 4s ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट है और 4p ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट है, इस तरह से। अब आपके पास लिगेंड कितने हैं, ये 6, एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये इसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब है 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वे 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल देखो, ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए टोटल 6 ऑर्बिटल। लेकिन अगर साइनाइड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रखने हैं लोन पेयर, तो ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है। आप जानते होंगे आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अब इसका मतलब ये है कि 3d की एनर्जी कुछ और है, 4s की एनर्जी कुछ और है, 4p की एनर्जी कुछ और है। अब ये साइनाइड पहले लिगेंड इसमें इलेक्ट्रॉन रखें कि इसमें रखें कि इसमें रखें, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए Fe के ये d ऑर्बिटल
जो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे, ये अब आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइज होके नए ऑर्बिटल पैदा करेंगे जिनकी सबकी एनर्जी सेम होगी। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स किए जाएं? 6 लोन पेयर साइनाइड के रखने के लिए वो मिक्सिंग होगी। दो तो ये ऑर्बिटल लगेंगे आपके और बाकी 4 ऑर्बिटल ये लगेंगे। ठीक है, तो अब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए उसके हिसाब से आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए। पहले कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए? ये हुए आपके D2, डी के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए। इसके बाद एक s का ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ और 3 p के ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पर? D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब एक छोटी सी बात और नोट कीजिएगा, जब आप CMA सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो उन्हें लिखते हैं ऐसे पूरी पूरी लाइन से, ताकि आप लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंशिएट कर सके। तो इसके इलेक्ट्रॉन तो लिखे जाते हैं पूरी लाइन से, जबकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आप कैसे लिखेंगे? एक ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक डॉटेड लाइन लगाएंगे इस तरह से। एक तो साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, एक साइनाइड लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, नेक्स्ट यहां पर सॉरी ये डॉटेड साइनाइड, इसके बाद यहां पर इस तरह से साइनाइड साइनाइड साइनाइड। तो इस तरह से 6 साइनाइड अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो ये तो है कॉन्सेप्ट के सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरह से हुई। अब क्योंकि ये लोन पेयर है तो इसलिए कैसा बॉन्ड है? ये है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि बना है किस तरह से? अगर कोई पूछे कि ये बॉन्ड कैसे बना है तो आप ये कहेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स थे और लिगेंड के पास में ऐसे ऑर्बिटल थे जिनमें लोन पेयर थे, तो उनकी ओवरलैपिंग हो गई और ओवरलैपिंग हो करके ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा। क्लियर? तो अब यहां पर आपको कुछ कैरेक्टर बताने हैं। ये तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको कुछ कैरेक्टर बताने हैं, वो कैरेक्टर मैं लिखता हूं यहां पर। सबसे पहले आप बताएंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? वो है हमारे पास D2sp3। इसके बाद आप बताएंगे इसकी ज्योमेट्री। अब ये तो आपको पहले देख के ही पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताएंगे आप। मैग्नेटिक कैरेक्टर, और ये चीज आप 11th क्लास में भी सीख चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा तो जो कंपाउंड है वो आपका होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो चुंबक से चिपकेगा। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड ना हुआ, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हुए, तो उस कंडीशन में जो आपका कंपाउंड होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब है वो चुंबक से नहीं चिपकेगा, मैग्नेट से वो रिपेल होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर हमें लिखना हो तो अब यहां पर देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये रहा, बाकी ये सारे तो पेयर्ड ऑलरेडी है ही। ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसकी वजह से ये कैसा होगा? ये कंपाउंड होगा आपका पैरामैग्नेटिक, मतलब ये चुंबक से मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट होगा। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, एक तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल हो सकते हैं ये कंपाउंड। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो अगर लिगेंड ने 3d के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूं, अगर लिगेंड ने
3d ऑर्बिटल, 3d को आप कह सकते हैं अगर लिगेंड ने n-1 ऑर्बिटल्स का भी इस्तेमाल किया है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, और ये 3d क्या है, देखो इसके बाहर यहाँ पे 4d यहाँ पे हो सकता था, तो ये तो होते बाहर के ऑर्बिटल मतलब आउटर डी ऑर्बिटल, और ये 3d वाले कौन से हैं, इनर डी ऑर्बिटल। तो अगर n-1 d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय लिगेंड, अगर अंदर के 3d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल लिगेंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के लिए किया है, तो हम उन्हें कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, दोबारा से बता रहा हूं कि अगर लिगेंड ने प्रीवियस मतलब इनर डी सब शेल के मतलब 3d के मतलब n-1 के, जो आपको कंफर्टेबल हो वो वर्ड याद रख सकते हैं, अगर इन्होंने इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स का, तो उसे कहेंगे इनर डी ऑर्बिटल, और इनर डी ऑर्बिटल जो है वो आपके लो स्पिन कंपाउंड होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ Fe(CH6) 3- जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारे पास जो है वो इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं, तो ये कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद इसका स्पिन कैरेक्टर पूछा जाएगा, ये होगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कैरेक्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो है ये वाला, जो आपको रिटन में लिखना भी पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादातर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क में, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ये जवाब आप तभी दे पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है FeH2O6 3+। तो इसमें मैं कम चीजें करूंगा, मतलब वो जो एक्सप्लेनेशन पहले किया था हमने वो सारा नहीं करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले आप सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर जो है याद होगा आपको, उससे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2842 है। इसके बाद इसका दो आखिरी की शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d6 और 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका। अब इसमें आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कहा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए H2O की 0 होती है, 0 × 6, तो ये तो x हो गया, प्लस 0 × 6 इज इक्वल टू 3+, जितना चार्ज होता है वो इज इक्वल टू क्यों बदला जाता है, तो x की वैल्यू बचेगी आपकी प्लस के 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा यहाँ पर प्लस के 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको Fe एटम का Fe3+ आयन बनाना है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे Fe2+ आए, तो फिर आपको Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। खैर, तो यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका हो जाएगा 3d5 और 4s0 4p0 और 4d0। यहाँ पे हमें 4d सब शेल की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है यहाँ पर। ये कहाँ से आया, ये इस तरह से आया कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके यहाँ से 4s से रिलीज हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो Fe का Fe3+ बन जाएगा। Fe3+ बन जाएगा, तो पीछे के कॉन्फ़िगरेशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। ये बचेगा 3d5 और 4s खाली हो चुका है, 4p ऑलरेडी खाली थे, 4d ऑलरेडी खाली थे। अब यहाँ से हम इन ऑर्बिटल के इनके शेल के ऑर्बिटल बना लेंगे। ये 4s सॉरी ये 3d, ये 4s और 4p एंड 4d ऑर्बिटल हम बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ये 4p हो गया, ये 4d हो गया।
3d5 है, 3d5 में आप इलेक्ट्रॉन Fp के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर फिल करने के बाद आपके ये ऑर्बिटल खाली है जिसमें H2O लिगेंड जो है अपने लोन पेयर रखेगा। अब पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा कि साइनाइड जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो इसलिए अंदर के ऑर्बिटल पर कब्जा कर लेता था। वो क्या करता था कि इन इलेक्ट्रॉनों को पीछे धकेल करके पेयरिंग कर लेता था, ये ऑर्बिटल खाली करवा लेता था और खाली करवाने के बाद तब अपने लोन पेयर रखता था। लेकिन ये दबंग जो है, ये कब्जा करने वाला वीक है, ये कमजोर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका इन इलेक्ट्रॉन को पीछे नहीं धकेल पाएगा। इसलिए इसको क्या करना होगा, सिर्फ बाहर के ऑर्बिटल से काम चलाना होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो ऑर्बिटल ये हाइब्रिड कौन से करेगा, इनमें तो पेयरिंग हो नहीं सकती क्योंकि लोन पेयर रखने के लिए पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये खाली एक भी ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए लोन पेयर रखवाने के लिए ये Fp जो है इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेगा। कितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेगा, कैसे पता चलेगा, जितनी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये होगा कि 4s और 3 pk और 2d के ऑर्बिटल्स का यूज होगा। इनकी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होने के बाद आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 और d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। खैर अब H2O जो है वो अपने लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन कहां पर रखेगा, एक तो H2O यहां पर रखेगा इस तरह से, H2O 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 H2O। तो इस तरह से ये 6 H2O ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए। अब हम इसके कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताएंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका होगा sp3d2, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो ज्योमेट्री जो है इसकी कैसी होगी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की, और मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, इसमें देखिए कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, और इवन 5 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये चुंबक से चिपकेगा। अब इसके बाद बात करते हैं ये आउटर कॉम्प्लेक्स है कि ये इनर कॉम्प्लेक्स है। तो इस लिगेंड ने अंदर के डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल बाहर के ऑर्बिटल, बाहर की शेल के ऑर्बिटल जो सबसे वैलेंस शेल है उनके ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, और इसलिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ये इसका पूरे का एक्सप्लेनेशन हो जाता है, इसको आप नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछे भी इसी तरह के चाहते हैं, और ये ऐसे एग्जांपल हैं जो बाकी कोई और क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं से आप आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट होता है 27 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 15 2, कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7 4s2, ठीक है। कैसे आया वो प्रीवियस एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, F की -1 होती है, 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -3 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3 प्लस, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस है, इसका मतलब CO3 प्लस का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। CO3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। इसके बाद 4s 0 हो जाएगा, इसके बाद 4p 0 हो जाएगा और 4d 0 हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब आप क्या करेंगे, इन d ऑर्बिटल को बना लेंगे,
ये 4s ऑर्बिटल बना लेंगे, 4p ऑर्बिटल बना लेंगे और ये 4d ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हुड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करते चले जाएंगे। जब हम ये इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए टोटल 6। अब हमारे पास F फ्लोराइड लिगेंड है जो कि एक लोन पेयर देता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही लोन पेयर के कोबाल्ट लेने के लिए कैपेबल है। लेकिन यहाँ पर हमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि लिगेंड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये फ्लोराइड जो होता है, जो हैलोजन्स होते हैं सारे के सारे वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हैलोजन जो है फ्लोराइड लिगेंड, ये आपका वीक लिगेंड है, इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पीछे को धकेल नहीं सकता। इसकी जगह अगर साइनाइड होता तो वो क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता और एक साइनाइड यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन होता sp3d2 और जो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल आती है और कंपाउंड कैसा बनता, वो बनता डायामैग्नेटिक। दोबारा ध्यान से सुनो, ये एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर मान लीजिए COCN6 होता तो यहाँ पर हम क्या करते, साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाके पेयर हो जाता, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाता और सारे इलेक्ट्रॉन ये पेयर हो जाते। ये दो ऑर्बिटल खाली होते, एक ये ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल ये, तो हाइब्रिडाइजेशन इन 6 ऑर्बिटल का होता, तो sp3d2 सॉरी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती। इसके अलावा तीसरी चीज क्या बतानी होती है हमें, मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते तो उस कंडीशन में ये होता आपका डायामैग्नेटिक, ये चुंबक से ना चिपकता। अंदर के ऑर्बिटल इस्तेमाल किए हैं साइनाइड ने ये वाले, तो फिर ये इनर ऑर्बिटल हो जाता और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता। ये 4-5 चीजें आपको बतानी होती हैं। मैं यहाँ पे फ्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें फ्लोराइड जो है वीक लिगेंड है, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो यहाँ से होगा। ये S4 का 4p और 4d ऑर्बिटल इस्तेमाल होते और यहाँ पे फ्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा कुछ इस तरह से। ये इसके लोन पेयर हो गए लिगेंड के, और एक फ्लोराइड यहाँ, फ्लोराइड 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 इस तरह से। अब इसके कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें कैरेक्टर में सबसे पहले लेते हैं sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन ये होगा जिसकी ज्योमेट्री आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ये आपका पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड होगा। अब पैरामैग्नेटिक के बाद ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल जो है वो बाहर के इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये आपका एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा। ये प्रॉपर्टीज आपसे इसकी पूछी जाएंगी। अब आते हैं इस एग्जांपल पर, तो ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड और एक लोन पेयर देता है, तो 4 है तो निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर तो होगी यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गई 4। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर x मान लेंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो Ni की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0। अब Ni का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 28, इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 16 2 आएगा, 4d8 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब क्योंकि ये Ni 0 वाला है तो इसका मतलब Ni का एटम का ही कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, Ni+2 Ni+3 ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, मतलब कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं तो मतलब ऐसे एटम ही है। अब इसमें आपके पास 4p ऑर्बिटल भी वैकेंट है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपकी 4 है तो यहाँ पर 4d0 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके ऑर्बिटल को जब हम ड्रॉ करेंगे ये 4d ऑर्बिटल बनेंगे और 4d ऑर्बिटल बना के इसके ये 5 ऑर्बिटल हो गए, ये हमारे पास इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इस तरह से 4s ऑर्बिटल हो गए
4s ऑर्बिटल के बाद 4p ऑर्बिटल हो गए ये। अब इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, हमें ये 4s2 भी है, ये हमें 4 ऑर्बिटल फ्री चाहिए। अब जो कार्बोनिल होता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, ये जो 4 ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कार्बोनिल, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा और एक इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेल के यहाँ भेज देगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, एक तो आपके पास 4s खाली हो जाएंगे, ये ऑर्बिटल जो है सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके वो निकल के ही होंगे। इस तरह से ये तो कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि ये लिगेंड जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक तो यहाँ पर रखेगा, एक यहाँ पर रखेगा, एक यहाँ पर रखेगा, एक यहाँ पर, कार्बन इस तरह से। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका एक s ऑर्बिटल और एक 3p ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें स्क्वायर प्लेनर ही है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, टेट्राहेड्रल कब होती, जब ये dsp2 होता, अगर इनर d ऑर्बिटल इस्तेमाल होते तब होता है। खैर अब इसमें हम बताएंगे, हमने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, ज्योमेट्री बता दी, ज्योमेट्री के बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसमें क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए ये कंपाउंड आपका होगा डायामैग्नेटिक। ठीक, ये चुंबक से नहीं चिपकेगा और इसके केवल बाहर के ऑर्बिटल इसने अपने इलेक्ट्रॉन रखने के लिए लिगेंड ने यूज किए हैं, तो ये आपका आउटर कॉम्प्लेक्स होगा और आउटर कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके हाई स्पिन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन होगा ये। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा NiCN4 2-। इसमें हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X+ साइनाइड की -1 होती है 4 मल्टीप्लाई और ये -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2, तो हमें Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। Ni का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, 2 8 6 16 2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हमें, ये तो है Ni एटम का, निकिल एटम का, अगर हमें Ni2+ का लिखना है तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो ये Ni2+ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3d 8 4s0 और 4p0, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, इसलिए हमें केवल 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल यहीं से पूरे हो जाएंगे, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे ऑर्बिटल होंगे इस तरह से, 4s वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे है और 4p ऑर्बिटल ये होंगे हमारे इस तरह। ये 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और 4s हमारे पास वैकेंट है। अब हमें क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो हमें ये पता है कि साइनाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज के पेयर कर देगा और यहाँ भेज के पेयर करने के बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा हो जाएगा, ये d ऑर्बिटल, यहाँ पर ये आपके निकिल के इलेक्ट्रॉन जो पहले एक इलेक्ट्रॉन थे अब वो हो जाएंगे इस तरह से पेयर्ड, और ये ऑर्बिटल खाली रहेगा, ये ऑर्बिटल खाली रहेगा और 3p के ऑर्बिटल खाली रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये अंदर के ऑर्बिटल कब्जा कर रहा है, तो साइनाइड एक तो यहाँ पर लिगेंड रखेगा, इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक यहाँ पर ये इस तरह से रखेगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किसको करना चाहिए, एक s 3p को, या फिर एक d एक s और 2p को। एक्चुअली हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा, ये होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे,
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट लाइन और एक डॉटेड लाइन इस तरह से। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होगी, ये कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल के बाद ज्योमेट्री बता दी, ज्योमेट्री के बाद अब ये बताइए कि इसका जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेड़ हैं तो ये आपका होगा डायामैग्नेटिक। ठीक, डायामैग्नेटिक के बाद ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि साइनाइड ने अंदर का ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है इसलिए ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे होते हैं एंड वो होते हैं लो स्पिन कंपाउंड्स। ठीक, तो ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और भी जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं आप किसी की भी प्रैक्टिस इस तरह से करके देख सकते हैं। सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है, जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, और अगर शॉर्ट में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं। आप इनकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी तो आपको ये पूरी सारी बातें समझनी होती हैं, दिमाग में दोहरानी होती हैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप कंपाउंड को देखते ही बता सकते हैं कि उसके कैरेक्टर क्या होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। बाकी इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और उन ड्रॉबैक्स को कंप्लीट करने के लिए फिर दी गई नेक्स्ट थ्योरी जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं तक रहेगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जो आपके डाउट्स हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताएं। और जिसको भी आपके फ्रेंड को जरूरत हो, जिसे टॉपिक समझ में आता हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।